दोस्तों, आज की कहानी है सुहाग रात के दिन जतिन अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी किया या सुहाग रात मनाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लगता है रात में जतिन ने फिर बहू पर हाथ उठाया। मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती। बहू की सूजी आंखें और शरीर पर पड़े नीले निशान देखकर मेरा दिल कराह उठता। मैं कसमसा उठता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। काश पूजा होती और अपने बेटे को समझाती, पर पूजा को तो मैंने अपनी ही गलतियों से खो दिया है। यह सोचते सोचते मेरे दिमाग की नसें फटने लगी हैं। मैं अपने आप से भाग जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं भाग सकता, क्योंकि नियति द्वारा मेरे लिए सजा तय की गई है कि मैं पछतावे की आग में धीरे धीरे जलूं। अंतरा, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। कुछ मंगाना तो नहीं? नहीं पिताजी, आप हो आइए। मैं चल पड़ा, यह सोचकर कि कुछ देर बाहर निकलने से शायद मेरा मन जो थोड़ा बहल जाए। लेकिन बाहर निकलते ही मेरा मन अतीत के ग्वालियरों में भटकने लगा। मुझसे जबान लड़ाती है। एक भद्दी सी गाली देकर मैंने उस पर अपना क्रोध बरसा दिया। आह, प्लीज मत मारो मुझे, मेरे बच्चे को लग जाएगी, दया करो। मैंने आखिर किया क्या है? उसने झुककर अपनी पीठ पर मेरा वार सहन करते हुए कहा। कोख में पल रहे बच्चे पर वह आंच नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मैं कम क्रूर नहीं था। बालों से पकड़ते हुए उसे घसीटकर हॉल में ले आया और अपनी बेल्ट निकाल ली। बेल्ट का पहला वार होते ही जोरों की चीख खामोशी में तब्दील होती चली गई। वह बेहोश हो चुकी थी। पागल हो गया है क्या? अरे, उसके पेट में तेरी औलाद है। अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ किसी बहाने से उसे मेरे गुस्से को बचाना चाहती थी। कह देना इससे भाड़े पर लड़कियां लाऊं या बियर बार जाऊं। यह मेरी अम्मा बनने की कोशिश न करे, वरना अगली बार जान से मार दूंगा। कहते हुए मैंने 2 साल के नन्हे जतिन को धक्का दिया, जो अपनी माँ को मार खाते देख सहमा हुआ सा एक तरफ खड़ा था। फिर गाड़ी उठाई और निकल पड़ा अपनी आवारगी की राह। उस पूरी रात मैं नशे में चूर रहा। सुबह के 6 बज रहे होंगे कि पापा के एक कॉल ने मेरी शराब का सारा नशा उतार दिया। कहाँ है तू? कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। पूजा ने फांसी लगा ली है। तुरंत आ। जैसे तैसे घर पहुँचा तो हादसा। पापा सिर पर हाथ धरे अंदर सीढ़ियों पर बैठे थे और माँ नन्हे जतिन को चुप कराने की बेहिसाब कोशिश कर रही थी। अपने बेडरूम का नज़ारा देख मेरी सांसें रुक सी गई। बेजान पूजा पंखे में लटकी हुई थी। मुझे काटो तो खून नहीं। माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पूजा ने अपने साथ अपनी कोख में पल रहे मेरे अंश को भी खत्म कर दिया था, पर इतने खौफनाक माहौल में भी मेरा खातिर दिमाग काम कर रहा था। इधर उधर खूब ढूंढने के बाद भी पूजा की लिखी कोई आखिरी चिट्ठी मुझे नहीं मिली। पुलिस को देने के लिए हमने एक ही बयान को बार बार दोहराया कि माँ की बीमारी के चलते उसे मायके जाने से मना किया, तो जिद व गुस्से में आकर उसने आत्महत्या कर ली। वैसे भी मेरी माँ का सीधापन पूरी कॉलोनी में मशहूर था, जिसका फ़ायदा मुझे इस केस में बहुत मिला। कुछ दिन मुझे ज़रूर लॉकअप में रहना पड़ा, लेकिन बाद में सबको दे दिला कर इस मामले को ख़त्म करने में हमने सफलता पाई, क्योंकि पूजा के मायके में उसकी खैर खबर लेने वाला एक शराबी भाई ही था, जिसे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने में कोई खास रुचि न थी। थोड़ी परेशानी से ही सही, लेकिन 8-10 महीने में केस रफा दफा हो गया। पर मेरे जैसा आशिक मिजाज व्यक्ति ऐसे समय में भी कहाँ चुप बैठने वाला है। इस बीच मेरी रासलीला मेरे एक दोस्त की बहन लिली से शुरू हो गई। लिली का साथ मुझे खूब भाने लगा, क्योंकि वह भी मेरी तरह बिंदास थी। पूजा की मौत के 1.5 साल के भीतर ही हमने शादी कर ली। वह तो शादी के बाद पता चला कि मैं शेर तो वह सवा शेर है। शादी होते ही उसने मुझे सीधे अपनी आंटी में ले लिया। बदतमीजी, आवारगी, बदचलनी आदि गुणों वह मुझसे कई बढ़कर निकली। मेरी परेशानियों की शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने पूजा समझकर उस पर पहली बार हाथ उठाया। मेरे उठे हाथ को हवा में ही थाम उसने ऐसा मरोड़ा कि मेरे मुंह से आह निकल गई। उसके बाद मैं किसी
कभी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर पाया। घर के बाहर बनी पुलियों पर आसपास के आवारा लड़कों के साथ बैठी वह सिगरेट के कस लगाती जब तक कॉलोनी के लोगों को नजर आती। अपने दोस्तों के साथ कार में बाहर घूमने जाना उसका प्रिय संगल था। रात को वह शराब के नशे में धुत होकर घर आती और सो जाती। मैंने उसे अपने साझे में लेने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन हर बार उसने मेरे वार का ऐसा प्रतिवार किया कि मैं बौखला गया। उसने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उससे उलझने की कोशिश की तो वह मुझे मरवा देगी या ऐसा फंसाएगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके गदर से तभी तक बचा रहता जब तक कि उसके कामों में हस्तक्षेप न करता। तो इस तरह प्रकृति ने न्याय के तहत मैंने जल्दी ही वह काटा जो बोया था। घर की पूरी सत्ता मेरी जगह काबिल हो चुकी थी। शादी के साल भर बाद ही मुझ पर दबाव बनाकर उसने पापा से हमारे घर को भी अपने नाम करवा लिया और फिर हमारा मकान बेचकर उसने कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा और मुझे व जतिन को अपने साथ ले गई। मेरे मम्मी पापा मेरी बहन यानी अपनी बेटी के घर में रहने को मजबूर थे। यह सब मेरी ही कारगुजरियों के अतिथि जो आज सब कुछ मेरे हाथ से मुट्ठी से निकली रेत की भांति फिसल चुका था। अपना मकान बिकने से हैरान परेशान पापा इस सदमे को न सह पाने के कारण हार्ट अटैक के शिकार हो महीने भर में ही चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो गई। प्रकृति मेरे कर्मों की इतनी जल्दी ऐसी सजा देगी मुझे मालूम न था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी उसके क्रियाकलाप में कोई खास अंतर नहीं आया। इस बीच 5 साल के हो चुके जतिन को उसने पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया। उसके संदिग्ध में पलता बढ़ता जतिन भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। पढ़ाई लिखाई से उसका खास वास्ता न था। जैसे तैसे 12वीं कर उसने छोटा मोटा बिजनेस कर लिया और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से उसी के हवाले कर दी। उन दोनों के सामने मेरी हैसियत वैसे भी कुछ नहीं थी। किसी समय अपनी मन मर्जी का मालिक मैं आजकल उनके हाथ की कठपुतली बन बस उनके रहमो करम पर जिंदा था। इसी रफ्तार से जिंदगी के कुछ और वर्ष बीत गए। इस बीच लिली एक भयानक बीमारी एड्स की चपेट में आ गई और अपने आप में गुमसुम पड़ी रहने लगी। अब घर की सत्ता मेरे बेटे जतिन के हाथों में आ गई। हालांकि इस बदलाव का मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं था। हाँ, जतिन की शादी होने पर उसकी पत्नी अंतरा के आने से अलबत्ता मुझे कुछ राहत जरूर हो गई, क्योंकि मेरी बहू भी पूजा जैसी ही एक नेक दिल इंसान थी। वह लिली की सेवा जी जान से करती और जतिन को खुश करने की पूरी कोशिश करती, पर जिसकी रंगों में मेरे जैसे गिरे इंसान का लहू बह रहा हो उसे भला किसी की अच्छाई की कीमत का क्या पता चलता है। साल भर पहले लिली ने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त सच में मन से जैसे एक बोझ उतर गया और मेरा जीवन थोड़ा आसान हो गया। इस बीच जतिन के अत्याचार अंतरा के प्रति बढ़ते जा रहे थे। लगभग रोज रात में जतिन उसे पीटता और हर सुबह अपने चेहरे व शरीर की सूजन छिपाने की भरकस कोशिश करते हुए वह फिर से अपने काम पर लग जाती। कल रात भी जतिन ने उस पर अपना गुस्सा निकाला था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वह ये सब क्यों कह सहती है। क्यों नहीं वह जतिन को मुंहतोड़ जवाब देती। आखिर उसकी क्या मजबूरी है। तमाम बातें मेरे दिमाग में लगातार चलती। मेरा मन उसके लिए इसलिए भी परेशान रहता क्योंकि इतना सब कुछ सह करके भी वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता कि आखिर औरत एक ही समय में इतनी मजबूत और मजबूर कैसे हो सकती है। इस वक्त पर मुझे पूजा की बहुत याद आती। अपने 4 वर्षों के वैवाहिक जीवन में मैंने एक पल भी उसे सुकून को नहीं दिया। शादी की पहली रात जब सजी हुई वह छुई मुई सी मेरे कमरे में दाखिल हुई थी तो मैंने पल भर में उसे बिस्तर पर घसीटकर उसके शरीर से खेलते हुए अपनी काम वासना शांत की थी। काश उस वक्त उसके रूप सौंदर्य को प्यार भरी नज़रों से कुछ देर निहारा होता, तारीफ के 2 बोल बोले होते तो वह खुशी से अपना सर्वस्व मुझे सौंप देती। उस घर में आखिर वह मेरे लिए ही तो आई थी, पर मेरे लिए तो प्यार की परिभाषा शारीरिक भूख से
ही होकर गुजरती थी। उस दौरान निकली उसकी दर्द भरी चीखों को मैंने अपनी जीत समझकर उसका मुंह अपने हाथों से दबाकर अपनी मनमानी की थी। वह रातों में मेरे दिल बहलाने का साधन मात्र थी, और फिर जब वह गर्भवती हुई तो मैं दूसरे के साथ इश्क लड़ाने लगा, क्योंकि वह मुझे वह सुख नहीं दे पा रही थी जो मेरे लिए बेकार हो चुकी थी। इसलिए मुझे ऐसा करने का हक था। आखिर मैं मर्द जो था, मेरी इस सोच ने मुझे कभी इंसान नहीं बनने दिया।